कल की आपको बहुत बहुत बधाई। कल दूं? कल की छुट्टी है तुम्हारी, 31 दिसंबर की आपकी फुल डे छुट्टी है। नहीं 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 नहीं, रात को 8 बजे से मैं तुम्हारी क्लास लेना शुरू कर रहा हूँ। सुबह यार मतलब कैसे सवाल करते हो तुम? नाइट और नाइट की भी छुट्टी है। विश्वास तो मेरे को भी नहीं हुआ था, पहली बार मैं सुना था तब। फिर मेरे को स्टाफ ने कहा कि नहीं सर कल की छुट्टी है। मैंने कंफर्मेशन के लिए फिर राजेंद्र जी को फोन किया। मैं सर ये मजाक कर रहे हैं। मैं बोला क्या? बोले कल की छुट्टी है। बोले नहीं नहीं हकीकत में छुट्टी है। हाँ तभी तो वो तो बस नहीं चलता वरना तो बढ़िया आराम से है ना। नववर्ष की शुरुआत दूध से करनी है हमारे को, ध्यान में इससे खाए है ना आराम से। जयपुर बहुत बड़ा है। जयपुर के अंदर नारगढ़ आमेर भी है, जयगढ़ भी है, सिटी पार्क तुम्हारे पास में। तो सिटी पार्क तो तुम जाए होगे। अलवर्ट हॉल है, बायोलॉजिकल पार्क इधर है ना नारगढ़ वाला। तो जो नहीं गए उनके लिए है। लाइट हाउस भी है। लाइट हाउस में जाने के लिए छुट्टी की जरूरत नहीं है आपको, है ना। लेकिन वो अकेले नहीं जाने देते। क्या पूछ लेना उनसे, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई है उनके साथ। चलो कल की छुट्टी ध्यान रखना भाई। क्या कर रहे थे बता दो? हो गई थी क्या? पहले बकरी की नस्लें सुनाओ तुम मेरे को। कल की छुट्टी है तो क्या याद नहीं करके आएगी क्या? चलो कोई ना, खत्म करते हैं आज भेड़ों को। चलो ठीक है। और इंडिया मैच हार गई है। अरे ऐसे में कोई हार देंगे? मतलब ये कोहली वोली कर क्या रहे हैं? मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या लेने गए वहां पे ऑस्ट्रेलिया में। सर हार गए। तो थोड़ा बहुत टेस्ट का ऐसा अच्छा लगने लगा था कि भाई हाँ टेस्ट मैच भी अच्छे होते हैं, रिजल्ट आता है। लेकिन ऐसे रिजल्ट साउथ अफ्रीका तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचे। चलो भेड़ की नस्लें कर रहे थे ना। देखो 1954 की अगर बात करते हैं, 1954 की 54 में राइट नामक वैज्ञानिक हुए थे। कौन सा वैज्ञानिक ने भेड़ पालन के क्षेत्र को चार भागों में बांटा। कितने भागों में? चार भागों के अंदर एक भाग तो दिया उन्होंने उत्तरी हिमालय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? उत्तरी हिमालय क्षेत्र। उत्तरी हिमालय क्षेत्र के अंदर बेसिकली जम्मू कश्मीर वाला एरिया है। जम्मू कश्मीर साइड के अंदर पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल है। उसके बाद में आया हमारे पास में पश्चिमी शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र। शुष्क का मतलब ड्राई एरिया। कौन सा एरिया? ड्राई एरिया, जिसके अंदर आए हम गुजरात राजस्थान वाले। इसके अलावा पूर्वी भारत क्षेत्र, जिसके अंदर असम नागालैंड वगैरह उधर वाला। और उसके बाद में आया दक्षिणी भारत क्षेत्र। दक्षिणी भारत क्षेत्र कर्नाटक तमिलनाडु वगैरह सारे सारे। तो ये क्लासिफिकेशन जो किया था वो किसने किया था? राइट नामक वैज्ञानिक ने। चार भागों में डिवाइड किया। उत्तरी हिमालय क्षेत्र जिसमें जम्मू कश्मीर रह रहा है, उत्तर पश्चिम शुष्क क्षेत्र के अंदर राजस्थान गुजरात है, पूर्वी क्षेत्र के अंदर हमारा पूर्वी भारत, और दक्षिणी क्षेत्र के अंदर दक्षिणी भारत। हम कौन से क्षेत्र में आए? राजस्थान। तो मेनली हमारे को बात किसके बारे में करनी है? राजस्थान के बारे में। ठीक है ना। लिखो इसके अंदर भेड़ की नस्लों का वर्गीकरण। हेडिंग डालो, भेड़ की नस्लों का वर्गीकरण। भेड़ की नस्लों का वर्गीकरण। भेड़ की नस्लों का वर्गीकरण।
भेड़ की नस्लों का वर्गीकरण लिखो। 1954 में 1954 में नाइनटीन फिफ्टी फोर में राइट नामक वैज्ञानिक ने भेड़ पालन क्षेत्र को 4 भागों में विभाजित किया। भेड़ पालन क्षेत्र को 4 भागों में विभाजित किया। भेड़ पालन क्षेत्र को 4 भागों में विभाजित किया। कितने भागों में? 4। कितने भागों में? 4 में सबसे पहला उत्तरी भारत। देखो इधर उत्तरी हिमालय क्षेत्र के अंदर अगर बात करते हैं तो गद्दी बेसिकली एक प्रजाति है ना। परिचय की तैयारी की थी कि थोड़ी बहुत तुमने? परिचय की तैयारी के अंदर एक टॉपिक आया था, आधुनिक विश्व के चरवाहे। आधुनिक विश्व के चरवाहों के अंदर गद्दी, बकरवाल, है ना, शेरपा, है ना, मोनक्का नहीं होता। हाँ, ऐसे भी प्रजातियां आई थी, तो उन प्रजातियों के नाम के ऊपर इन प्रजातियों के नाम। तो उत्तरी हिमालय क्षेत्र के अंदर गद्दी, रामपुर बिशायर, बकरवाल और गुरेज, ये भेड़ की प्रजातियां पाएगी। राजस्थान के अंदर अगर बात करते हैं स्पेसिफिकली तो चोकला, नाली, पुंगल, जैसलमेरी, मारवाड़ी, मगरा, मालपुरा, सोनाड़ी, यहाँ तक। अविकालीन और अविवस्त्र भेड़ बेसिकली क्रॉस ब्रीडिंग के द्वारा CSWRA द्वारा विकसित, वहां पर विकसित करी, चूंकि अभी अपने क्षेत्र के अंदर पाई जा रही है, इसलिए हमने इसी को अपने क्षेत्र के अंदर ही माना है। अगर बात करते हैं पूर्वी भारत की, तो पूर्वी भारत के अंदर पाई जाती है गैरोल, गंजम, छोटा नागपुरी और शाहबादी। कौन कौन सी आती है? इसके अलावा यहाँ पर मांड्या, नेल्लोर। कौन कौन सी है? मांड्या, नेल्लोर। एक नीलगिरी आती है इसके अंदर। ये नस्लें पाई जाती हैं। तो जनरली क्वेश्चन नस्लों के बारे में इंडिविजुअल एरिया स्पेसिफिक तो हमारे से पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए कि उत्तरी हिमालय क्षेत्र की कौन सी है? उत्तर पश्चिम शुष्क, ये उत्तर पश्चिम शुष्क शुष्क क्षेत्र, उत्तर पश्चिम शुष्क शुष्क क्षेत्र, या फिर पूर्वी भारत की और या दक्षिण भारत की। मेन डिटेल के अंदर बात करेंगे हम इन सब की। क्लियर? क्लासिफिकेशन लिखो पहले। बिना बोले लिखना है भाई। डेथ नहीं और लिखना।
अविकालीन और अविवस्त्र के आगे लिख लेना भेड़ की संकर नस्ल। जब आएगी उस टाइम पे बात करेंगे कि संकरण किससे किया है हमने। राजस्थान के अंदर पाई जाने वाली नस्लों की अगर बात करते हैं तो सर्वाधिक संख्या के अंदर मोर देन 50% हमारे पास में पाई जाती है मारवाड़ी। कौन सी होती है? हेडिंग डालो मारवाड़ी। मारवाड़ी सुनते जाओ इधर। मारवाड़ी की अगर बात करते हैं तो मूल स्थान इसके नाम में ही छुपा हुआ है। कौन सा है? मारवाड़ क्षेत्र। मारवाड़ क्षेत्र में कौन सा आता है? जोधपुर, नागौर, पाली। यहां पर भेड़ की त्रिप्रयोजनी नस्ल है। त्रिप्रयोजनी नस्ल 3 प्रयोजन के लिए दूध भी देगी, ऊन भी देगी और मांस भी देगी। शारीरिक विशेषताओं की अगर बात करते हैं तो मुंह काले रंग का रहेगा इसका, बाकी पूरी सफेद। अगर बात करते हैं तो सर्वाधिक गर्मी सहन करने की क्षमता, अब मारवाड़ क्षेत्र के अंदर पाई जाएगी तो गर्मी से तो सामना करना ही करना है, इसलिए सबसे ज्यादा गर्मी सहन करने की क्षमता भी इसके अंदर पाई जाएगी। अगर बात करते हैं फुर्तीली होती है, वह लंबी दूरी तक चलने में सक्षम, आप देखोगे कि जो भेड़ों के रेवड़ जाते हैं उन भेड़ों के रेवड़ के अंदर
ज्यादातर भेड़ें वो मारवाड़ी मिलेगी आपको। क्यों? क्योंकि लंबी दूरी तक चलना रहता है इनको। अब अपने यहाँ पर अगर राजस्थान की बात करते हैं तो पश्चिमी क्षेत्र के अंदर बारिश वगैरह कम होती है, तो ये उस एरियाज के अंदर माइग्रेट करते हैं जिन एरियाज के अंदर बारिश उस समय हो रही होती है। तो ये पश्चिम क्षेत्र से शुरू होते हैं और उत्तर क्षेत्र, काफी पुरानी टाइम की अगर बात करते हैं तो लास्ट कश्मीर तक भी घूम के आते थे। उस टाइम पर कश्मीर तक चले जाते थे भेड़ों को चराते चराते। तो फुर्तीली होने के साथ साथ ये लंबी दूरी तक चलने में सक्षम भी होगी ये वाली। इसकी जो ऊन होती है वो ऊन मोटी होती है। जैसे यूरोपियन देशों में नाम देते हैं जोरिया। क्या नाम देते हैं? के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। तो उनकी जो क्वालिटी है वो क्वालिटी इतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन थोड़े से बाल जो होंगे वो बेसिकली मोटे होंगे इसके अंदर। और यूरोपियन देशों के अंदर ये एक्सपोर्ट की जाती है, जहां पर इसको किस नाम से जाना जाता है? जोरिया के नाम से जाना जाता है। भेड़ के अंदर सींग कितने पाए जाते हैं सर? कितने होते हैं? कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। भेड़ के अंदर सींग देखे आपने कभी? देखें? नहीं, सोच के देखो एक बार, मन की आंखों से भेड़ को देखो। किसमें होते हैं? भेड़ की विदेशी नस्ल देखी आपने यहाँ पर राजस्थान के अंदर? फिर ऐसे कैसे बोल रहे? मन की आंखों से भेड़ देखो का मतलब देसी नस्ल को देखो। भेड़ की किसी भी देसी नस्ल के अंदर सींग नहीं पाए जाते, चाहे वो नर हो चाहे वो मादा, दोनों में ही नहीं मिलेंगे। वो कोई अपवाद स्वरूप उग जाए तो उग जाए, लेकिन मैक्सिमम के अंदर आपको सींग नहीं मिलेंगे। ठीक है ना? ऊन उत्पादन की अगर बात करते हैं, कितना? 1.5 से लेकर 2.3 kg ये पर ईयर का है। एक साल के अंदर इससे इतनी ऊन प्राप्त होती है। ठीक है ना? अब एक लाइन हमारे को हर ब्रीड के अंदर लिखनी है, नर व मादा दोनों कैसे रहेगी? सींग रहेगी, यानी इसके अंदर सींग पाए ही नहीं जाएंगे, सींग इसमें पाए ही नहीं जाएंगे। क्लियर? तो मारवाड़ क्षेत्र के अंदर पाई जाने के कारण इसको मारवाड़ी नाम दिया है। त्रिप्रयोजनी नस्ल दूध, ऊन और मांस तीनों के लिए पाली जाएगी। मुंह इसका काले रंग का और बाकी सारी सफेद। सर्वाधिक गर्मी सहन करने की क्षमता होगी, फुर्तीली और लंबी दूरी तक चलने में सक्षम है। यूरोपियन देशों के अंदर इसके ऊन को किस नाम से जानते हैं? जोरिया। ऊन उत्पादन की अगर बात करते हैं तो 1.5 से 2.3 kg पर ईयर। नर और मादा दोनों कैसे रहेंगे? सींग रहित। पूछा था राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में पाई जाने वाली भेड़, सर्वाधिक संख्या में पाई जाने वाली भेड़ कुल भेड़ों का लगभग 50% भाग, वो कौन सा है? मारवाड़ी। लिखिए, बिना बोले। मेरे को चैम्बर के अंदर पानी की बोतल है, दे जाओ। चैम्बर में पानी की बोतल है, ब्लैक कलर वाली। ये विश्वास नहीं करे कि भाई छुट्टी है कल की, तू बोल जाए इनको। रिटर्न ऑर्डर चाहिए इनको, रिटर्न ऑर्डर। कागज पे विश्वास करेंगे ये।
एक नोटिस बोर्ड होना चाहिए यार अपना, यहाँ पर नोटिस बोर्ड होना चाहिए, डाल देना ग्रुप में, डाल क्या कर रहे हो? अच्छा जिले, क्या लगता है आपको जिले बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? अच्छा फिर दूध में क्या कमी है? तो नीम का थाना भी इतना ही है, तो नीम का थाना कौन सा ज्यादा बड़ा है? नीम का थाना भी कौन सा बड़ा है? जितना तुम्हारा नीम का थाना इतना तो सांगनेर है। क्या तीन स्तरीय पदोन्नति जानते क्या तुम? इंस्पेक्टर बन गए आप सब, पता था ये अपने को? क्या नहीं, वीए नहीं बनोगे अब तुम, अब तो तुम इंस्पेक्टर से सीधे अधिकारी बनोगे। वो है क्लास के अंदर है ना, सुबह पढ़ा रहा था तो क्या बोला था, बोले सर अब इंस्पेक्टर बन गया तो मैं क्या करूंगा? बोले गाड़ी के ऊपर लिखाऊंगा ऐसे। इंस्पेक्टर बोले मैं लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर बना है, बोले लाइव स्टॉक तो इतना ही लिखूंगा। मगर ये काम ठीक है तेरा। डिपार्टमेंट के एंट्री लेवल की अगर बात करते हैं तो एंट्री लेवल के ऊपर डिपार्टमेंट के अंदर सिर्फ दो ही पोस्ट हैं टेक्निकल, है ना। RSM-SSB के द्वारा LSC की भर्ती जॉब LI कहलाएगी, लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर कहलाओगे। इसके अलावा VO में वेटनरी ऑफिसर जो RPSC लेती है। इसके अलावा टेक्निकल फील्ड के अंदर हमारे पास में कोई भर्ती है ही नहीं। बाकी सारी की सारी जो पोस्टें क्रिएट की गई है वो क्रिएट की गई है प्रमोशन के द्वारा। इसके द्वारा पुराने टाइम पे सिर्फ सिंगल प्रमोशन होता था LSA का VA के ऊपर, वेटनरी असिस्टेंट, और वो वेटनरी असिस्टेंट से ही रिटायर हो जाता था, है ना। मतलब LSA पे तो भर्ती हुआ और VA बन के रिटायर हो गया। वो भी तब होता था जब डिपार्टमेंट DPC करवा देता था, बाकी DPC होती या नहीं थी, DPC नहीं होती थी तो वो LS कहीं तो LSA से भी रिटायर हो लिए कि ठीक है जिस पोस्ट पे आए उसी पोस्ट से रिटायर हो गए। फिर गवर्नमेंट ने किया कि एक प्रमोशन एक्स्ट्रा देना चाहिए इनको। उस कंडीशन के अंदर अगर बात करते हैं तो VA से एक सहायक सूचना अधिकारी का पद क्रिएट किया गया जॉइंट ऑफिस के अंदर, असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर, सहायक सूचना अधिकारी। तो LSA का प्रमोशन हुआ VA के ऊपर, VA से वो बन गया सहायक सूचना अधिकारी। अगर टाइमली DPC होती रही तो वो सहायक सूचना अधिकारी के पद से रिटायर होता था, ठीक है। अब ये तीनों पदनाम ही चेंज कर दिए, आपको बना दिया है LSA वाला जो पद है उसको तो बना दिया लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर,
और जो वीए वाला पद था उस वीए वाले पद को कर दिया पशुधन प्रसार अधिकारी, है ना। और जो असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर वाला पद था सहायक सूचना अधिकारी, उसको कर दिया वरिष्ठ पशुधन प्रसार अधिकारी। तो ये मत सोचना सैलरी वैलरी बढ़ गई अपनी, सिर्फ पदनाम परिवर्तन हुए हैं कि जो नाम थे हमारे पहले, जो एलएसए का पद था उसको पशुधन पर्यवेक्षक, क्या था, निरीक्षक, पशुधन निरीक्षक, पशुधन लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर के नाम से जाना जाएगा। जो वीए का पद था उसको पशुधन प्रसार अधिकारी, लाइव स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर के नाम से जाना जाएगा। और जो सहायक सूचना अधिकारी का पद था वो किससे, वरिष्ठ पशुधन सहायक अधिकारी के नाम से जाना जाएगा। तो 3 प्रमोशन वाली बातें, यानी एलएसए, वीए, वीए से फिर वो सहायक सूचना अधिकारी। अब बनोगे लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर से पशुधन प्रसार अधिकारी, पशुधन प्रसार अधिकारी से वरिष्ठ पशुधन प्रसार अधिकारी, ऐसे किया। तो ये मिलते डिपार्टमेंट अपना थोड़ा सा गरीब डिपार्टमेंट है, अपन कहां से पैसे देते हैं गवर्नमेंट को, अपनी सुनता कौन है। तो जहां पर पैसों की बात आती है वहां तो गवर्नमेंट हाथ खड़ा कर देती है, भाई कुछ नहीं है, फिर हम कह देते कि सरकार हमारे लिए तो कुछ करते ही नहीं हो आप, फिर वही अपने को पकड़ा देते हैं कि ये ले लो, चलो कर लो, देख लो तुम तुम्हारे हिसाब से, नाम बदल। मजा तो वहां पर ग्रेड पे के ऊपर। ग्रेड पे कितना है आपका, 2800, 2700 नहीं 2800। पता रखो 100 रुपए क्यों कम कर रहे हो, बहुत फर्क पड़ता है। हाँ तुमको 100 रुपए का फर्क है, जब कैलकुलेशन की जाती है ना हजारों के अंदर जाता है। फिर 2800 ग्रेड पे है तो 3600 के लिए कोशिश करो। अच्छा 4200 ठंडी करके खाओ रे, ठंडी करके खाओ, है ना, ठंडी आराम से, है ना। तो उसके लिए अगर 4200 करवाना है तो पहले अपने डिप्लोमा को 3 साल का कराओ ताकि डिग्री में कन्वर्ट हो। तुम क्या डिप्लोमा की वजह से सारा सब कुछ अटक रहा है। चलो किसके बारे में बात कर रहे थे, नेक्स्ट लिखो 2nd नंबर पे चोकला। चोकला देख लिया। चोकला की अगर बात करते हैं तो शेखावटी क्षेत्र की नस्ल है। शेखावटी क्षेत्र की नस्ल, शेखावटी क्षेत्र में कौन कौन सा होता है, सीकर, चूरू, झुंझुनू। शेखावटी क्षेत्र के अंदर पाए जाने के कारण इसको अन्य नाम जो दिया जाता है, अन्य नाम वो देते हैं शेखावटी, शेखावटी या फिर छापर, क्या बोलते हैं। विशेषताओं की अगर बात करते हैं तो जो इसका मुंह रहता है, मारवाड़ी के अंदर तो काले रंग का था, इसका मुंह रहता है गहरे भूरे रंग का। कैसा, ऊन की अगर बात करते हैं तो ऊन महीन, बारीक व उत्तम किस्म की होने के कारण इसे बोलते हैं राजस्थान की मेरिनो भी कहते हैं। तो ऊन के लिए सबसे अच्छी नस्ल जो मानी जाती है वो है मेरिनो। तो अगर मेरिनो से अगर राजस्थान की नस्लों की अगर तुलना करें तो उसके बराबर की ऊन क्वालिटी वाइज वो कौन सी देती है, चोकला। इसीलिए चोकला को क्या कहा, राजस्थान की। अगर बात करते हैं भेड़ की, तो भेड़ की लंबाई व ऊंचाई एक समान होने के कारण, जितनी लंबाई होगी उतनी क्या रहेगी, ऊंचाई एक समान होने के कारण भेड़ वर्गाकार दिखाई देती है। कौन से आकार, स्क्वायर शेप। वर्ग वो होता है ना जहां पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या रहेगी, बराबर, वर्गाकार दिखाई देती है। ऊन उत्पादन की अगर बात करते हैं 1.5 से 2.5 केजी, और यूज की अगर बात करते हैं तो ऊन से कंबल, लोई, जर्सी एवं कालीन भी बनाई जाती है। ये बनाने के लिए इसकी यून का उपयोग किया जाएगा।
तो शेखावटी क्षेत्र की नस्ल की अगर बात करते हैं तो नाम आता है चोकला, सीकर, चुरू, झुंझुनू में पाई जाएगी। अन्य नामों की अगर बात करते हो तो शेखावटी या छापर। मारवाड़ी के अंदर मुंह काले रंग का था, यहाँ पर गहरे भूरे रंग का। ऊन महीन व उत्तम किस्म के होने के कारण इसको क्या बोलेंगे, राजस्थान के मेरिनो। और भेड़ की लंबाई और ऊंचाई बराबर होने के कारण पशु कैसा देगा, वर्गाकार। ऊन उत्पादन 1.5 से 2.5 केजी, मारवाड़ी के अंदर 1.5 से 2.3 केजी। और यहाँ पर ऊन से कंबल बना सकते हो, लोई बना सकते हो, जर्सी बना सकते हो और कालीन भी बना सकते हो। किसकी ऊन से, चोकला की ऊन से। पूछा आपसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन जाएगा, राजस्थान की मेरिनो किसे कहते हैं, लिखिए, बताएंगे पहले, डटो थोड़ा सा। ये भी लिखा होंगे, नर व मादा दोनों सींग रहित, है ना, पता है आपको। दिक्कत यहां तक। नेक्स्ट लिखो मालपुरा।
नेक्स्ट लिखोगे मालपुरा। नाम से पता लग रहा है कहां पाई जाएगी। मालपुरा टोंक, ये तो मौन। इसके अलावा जयपुर, अजमेर और टोंक, बूंदी, इस एरिया के अंदर भी पाई जाएगी। खास बात, मुंह के ऊपर, पेट के ऊपर, पैरों पर ऊन अनुपस्थित होती है, पाई नहीं जाती। जब ऊन नहीं पाई जाती तो क्यों पालेंगे? मांस उत्पादन के लिए। किसके लिए? के लिए पाली जाती है। ऊन उत्पादन की अगर बात करते हैं, 1.1 से 1.6 kg पर ईयर, और इस ऊन से नमदे व गलीचे बनाए जाते हैं। किसी को पता है नमदे क्या होते हैं, गलीचे क्या होते हैं? किसके लिए? नमदे, नमदे और जो पैर पूंछ के जाने वाला पायदान टाइप का वो थे, पता नहीं मेरे को। लिख लेना तुम तो, क्या है लिखो, वही होते हैं। तुम कह रहे हो तो मान लेता हूँ। हाँ मतलब वैसा ही कुछ। नर व मादा दोनों सींग रही, फोल्ड। दिक्कत है यहां तक? नेक्स्ट लिखो सोनाड़ी। कौन सी नाड़ी? सोनाड़ी की अगर बात करते हैं तो मेवाड़ क्षेत्र। कहां पर? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, यहां पर पाई जाएगी। संख्या की अगर बात करते हैं तो संख्या के आधार पर
मारवाड़ी के बाद सेकंड स्थान। हमारे से पूछा जाता है सुनहरी ऊन किससे प्राप्त करते हैं? इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्राप्त करते हैं। सुनहरी के साथ साथ हमारे से पीली ऊन भी पूछते हैं। पीली ऊन ये प्राप्त करते हैं नाली, नाली नस्ल की भेड़ से। सोनाड़ी की अगर बात करते हैं तो सोनाड़ी वही त्रिप्रयोजनी नस्ल है मारवाड़ी की तरह। कौन सी नस्ल है? किस किस के लिए? दूध, मांस प्लस ऊन। ऊन उत्पादन की अगर बात करते हैं 1.5 से 2 kg पर ईयर। दूध उत्पादन की अगर बात करते हैं 1 kg पर डे। कितना? 1 kg पर डे, इतना दूध ये देती। लिखिए एक और क्वेश्चन। राजस्थान में भेड़ की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? भेड़ की सबसे भारी नस्ल। ध्यान रखना, बड़ी नस्ल की अगर बात करेंगे तो बड़ी नस्ल पाई जाएगी जैसलमेरी। कौन सी होगी? लिखिए क्या? ले भाई उपनाम ले। चलते हुए इसके कान जमीन को छूते हैं, इसलिए इसको चरणोत्थर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चरणोत्थर। अन्य नाम है ना। ज्योग्राफी वाला ज्ञान है। कौन सा वाला? ज्योग्राफी। भूगोल के अंदर भी तो आती है ना नस्लें तुम्हारे, उसके लिए ज्ञान ही है। पढ़ाया नहीं? वो हम पढ़ा देते इसलिए वो नहीं पढ़ाते ना। दिक्कत यहां तक नहीं सर? चलो हैप्पी न्यू ईयर। क्या ये तुम डिसाइड करोगे कि मैं डिसाइड करूंगा? ठीक है ना? ओके। क्या वसा रहित व नमी रहित शरीर में राख भेजना मेरे